चैप्टर 2 इंस्पेक्ट इसमें मैं मेनली जो चीज़ दी गई है रिटर्न्स एंड फॉर्म्स उस पे आ जाते हैं। टोटल कितने फॉर्म दिए गए हैं ये हम देखते हैं। टोटल हमको 7 फॉर्म दिए हैं, 1 से लेकर 7 तक के, ठीक है। यहाँ और कौन सा फॉर्म किस रेगुलेशन पे दिया गया है ये याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्म फॉर्म वन दिया है, क्या है रेगुलेशन नंबर 3 में, ठीक है। इसको मतलब याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, 365, ठीक है। एक साल में कितने होते हैं, मतलब फॉर्म 1 जो है किस किस में दिया गया है, वो रेगुलेशन नंबर है 365, ठीक है। एक साल में 365 डेज होते हैं, 3 6 6 6 5, ठीक है। तो एक साल पे हो गए हमारे 365 डेज। अब आ जाओ हाँ 7, ठीक है, 72। जो 72 बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर है तो उससे याद करना है फॉर्म नंबर 2 किस में है, रेगुलेशन नंबर 7 में, ठीक है। फॉर्म 3 मतलब 3 जो है वो रेगुलेशन नंबर 4 में है, ठीक है। 43 84 जैसे 72 बहुत ज़्यादा याद करने वाला नंबर है, मन में आता है, वैसे ही 84 है कि फॉर्म 4 जो है जस्ट इसका डबल 8 में है, ठीक है, ठीक है। जस्ट डबल इसका 8 में है, ठीक है। और फॉर्म 5 जो है फॉर्म 9 में है, रेगुलेशन नंबर 9 में है। फॉर्म 6 जो है वो है 1117 में, ठीक है, 117। और फॉर्म 7 जो है वो 28 में है। अब इस पर देखो एक चीज़ मैंने नोटिस करने वाली है, दिमाग में बैठाने वाली, कि जो रेगुलेशन नंबर और फॉर्म का नंबर है इस पे एक डिजिट कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसकी रेगुलेशन 4 है तो फॉर्म 3 है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म 4 है तो फॉर्म का जस्ट डबल 8 है, ठीक है। और वहीं फॉर्म 5 है तो फॉर्म 5 का जस्ट डबल 10 होता है, तो उससे एक कम 9 है। और फॉर्म 6 है तो उसका 116 ना होगी, 117 है। फॉर्म 7 है तो फॉर्म 27 होना चाहा मगर 28 आ गया, ठीक है। तो ऐसा हम उसको थोड़ा सा दिमाग में रिमेंबर कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि उसको याद कैसे करना है, ठीक है। फॉर्म 1 में 4 डिविजन्स हैं, मतलब 4 टाइप्स है। फॉर्म 1 में है 4 टाइप्स ABCD। फॉर्म 2 में है 5 टाइप। फॉर्म 1 में है 4 टाइप। फॉर्म 1 में है 4 टाइप, फॉर्म 2 पे है 5 टाइप, ठीक है। और वहीं फॉर्म हम 3 में है तो वो तो एक ही टाइप का है। फॉर्म 4 जो है वो है 3 टाइप का, ठीक है। फॉर्म 4 है 3 टाइप का। फॉर्म बाकी जो फॉर्म है 5 6 6 7 सब एक ही है उस पर, ठीक है। तो सिर्फ फॉर्म 3 5 7 6 इस पर एक फॉर्म है, वहीं 4 2 और 1, ठीक है। 4 2 1, 2 में 5 है और 3 4 में 3 है, ठीक है। और सब ABC में है। और फॉर्म 1A और 1B, ठीक है। फॉर्म 1A 1B C और D, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक है ऑर्केड, ठीक है। ऑर्केड जो है फॉर्म 1 को याद करने की ट्रिक है ऑर्केड, ठीक है। फॉर्म 1A मतलब ओपनिंग, फॉर 1B आर से रीपुनिंग, फॉर्म 1C मतलब क्लोजर या फिर अबेंडेंस, फॉर्म 1D मतलब डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और ये सभी जो फॉर्म 1 के अंदर दिए गए हैं इनको एक महीने, मतलब 1 है मतलब एक महीना पहले आपको दे देना है, ठीक है। किसको यह सबसे पहले जब आप ओपनिंग करोगे तो आपको एक्स्ट्रा में DM और IBM को देना है, नहीं तो CIM और RIM को देना ही देना है, ठीक है। CIM और RIM को दोनों को देना ही देना है फॉर्म 1, ठीक है। फॉर्म 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म 1, तो CIM RIM को दोनों जाएगा और DM को भी जाएगा, ठीक है। DM को भी जाएगा, ठीक है। सिर्फ फॉर्म 1A ही एक ऐसा है जिसमें अलग से हम IBM को भी भेज रहे हैं, ठीक है। ये दिमाग पे याद रख लेना। वही और एक चीज़ और याद करने वाली बात है कि
1A जो है यहाँ पर बिफोर 1 मंथ दिया गया है, और बाकी उस पर A1B C और D में 30 डेज दिया गया है। और भाई रीओपनिंग जब आप करते हो, ठीक है, तो रीओपनिंग या फिर ओपनिंग करते हो, तो ओपनिंग के फोर्थ फिफ्थ तुरंत आपको CIM RIM DM को इन्फॉर्म कर देना है कि हमने ओपनिंग कर लिया है, ठीक है। एक महीने पहले आपने बता दिया था, और जब आपने खोल लिया तो उसके बाद तुरंत आपने बता दिया, ठीक है, हाँ हमने खोल लिया है, ठीक है। अब आ जाओ रेगुलेशन नंबर 5 में COD में है, हाँ इस पर भी 30 डेज पहले बताना है। और डिस्कंटिन्यूस मतलब जब आपका 60 डेज से ज़्यादा का बंद करने का प्लान है, तो आप 30 डेज पहले बता दीजिएगा, ठीक है। आ जाओ फॉर्म नंबर 2 में। फॉर्म टू को याद करने का ट्रिक है नोट, NOAT, ठीक है, नोट, ठीक है, नोट, ठीक है, नोट NOAAT, ठीक है। फॉर्म 2A में है नेम चेंज इन नेम, फॉर्म 2B में है चेंज इन ओनरशिप, फॉर्म 2C में है चेंज इन एड्रेस, फॉर्म 2D में है चेंज अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर किसी का, फॉर्म 2E में है टर्मिनेशन ऑफ एजेंट मैनेजर, ठीक है। और ये जो है मतलब फॉर्म 2 है, आपने तो ओपन के टाइम आपने जो भी इन्फॉर्मेशन देना था बहुत आपने दे दी, ठीक है, वो नेम की और ओनर की, एड्रेस की, एजेंट की, मैनेजर की, मगर आपने बाद में कुछ अल्ट्रेशन किया, ठीक है, बाद में मतलब 1 के बाद में क्या था 2, आपने इस पर कुछ अल्ट्रेशन किया, तो अल्ट्रेशन करोगे नेम का, ओनर का, एड्रेस का, अपॉइंटमेंट का या फिर टर्मिनेशन का, तो आपको इस पर हमको बताना पड़ेगा फॉर्म टू के अंदर, ठीक है। और फॉर्म 2 में जैसे कि वैसे कि फॉर्म 1 में आप 30 डेज और मतलब 1 महीने पहले बताते हैं, तो इस पे फॉर्म 2 में 7 दिन पहले बताना है, 7 दिन के बाद बताना है, के अंदर बताना है, 7 दिन के अंदर, मतलब आपने चेंज कर लिया पहले लो, उसके बाद बता देना है 7 दिन के अंदर। और इस पर भी CIM RIM खुद खोजना है, ये जितने भी फॉर्म है सब इंपॉर्टेंट है, इन सबको CIM और RIM को भेजना है, सिवाय एक के, वो एक वीक में बता दूंगा जगह, किस जगह पे अलग से सिर्फ RIM को ही बता रहे हैं हम, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म 3, ठीक है। फॉर्म 3 मतलब एनुअल रिटर्न, फॉर्म 3 मतलब एनुअल रिटर्न, ठीक है। एनुअल रिटर्न है ये भी आपको मोस्टली मतलब जो इन कॉमनली, ठीक है, जब आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दी गई है, जब नॉर्मल आपकी वर्किंग चल रही है, तो आपको 1 फरवरी के पहले एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में जमा करना है, ठीक है। और फॉर्म, ठीक है, और वही कुछ और केसेस है जिसपे आपको फॉर्म 3 मतलब थोड़ा जल्दी देना पड़ेगा, किसी और टाइम पे देना पड़ेगा। तो ये है केसेस चेंज ऑफ ओनरशिप का, अबेंडमेंट या फिर क्लोजर के केस में, या फिर डिसकंटिन्यूस का केस में, ठीक है। तो ये कुछ भी अगर आप कर सकते हैं, चेंज करते हो ओनरशिप का, अबेंडमेंट, क्लोजर, डिसकंटिन्यूस होता है, तो इसके 30 दिन के अंदर में आपने मतलब ये सब होने के 30 दिन के अंदर आपको बता देना है CIM RIM और DM। एनुअल रिटर्न हम DM को भी दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और हाँ, डिस्कनेस कंटिन्यूस के 60 डे हो गया है, तो उसके बाद देना, मतलब 90 डेज का पीरियड हम यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ 4, ठीक है, रेगुलेशन फॉर्म 4 जैसे कि कुछ भी अप्रिय घटना हो जाती है, तब हम फॉर्म 4 पे आते हैं, ठीक है। तो अप्रिय घटना मतलब कोई एक्सीडेंट होता है डेंजरस अकरेंस होता है, तो इसकी कहानी है कि जब सबसे पहले डेंजरस अकरेंस होगा, तो उसमें किसी को इंजरी लगी, या फिर कुछ लोगों को ज़्यादा लग जाएगी, किसी की डेथ भी सकती है, ठीक है। हो सकता है कि डेथ ना हो, कुछ इंजरी लगी होगी, ठीक है। तो पहले आपने को पता नहीं चलेगा कि तुरंत में कैसी क्या इंजरी है, आगे चल के पता चल गया कि वो उसको ज़्यादा इंजरी लगी है, फिर हो सकता है वो मर भी गया होगा, ठीक है। या फिर वो हो सकता है कि इंजरी लगी होगी और आपको पता नहीं है, और कुछ दिनों बाद वो वापस भी आ गया होगा। तो ये पूरी जो कहानी है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए इसके लिए फॉर्म बनाए गए हैं। फॉर्म 4A जो है, इस पर आपको तुरंत जैसे कि कोई भी डेंजरस अकरेंस होता है, फॉर्म तो तुरंत फोर्थ आपको RIM को बताना है। सिर्फ यहीं पर बताया गया है कि तुरंत मतलब फोर्थ कब बताना है, जब कोई डेंजरस अकरेंस होता है, ठीक है।
जब कोई डेंजरस अकरेंस होता है तो तुरंत फोर्थ किसको बताना है, RIM को, ठीक है। और कोई कोई लॉस ऑफ लाइफ होता है, सीरियस बॉडीली इंजरी होती है, तो उसकी में आपको CIM RIM DM, ठीक है, फॉर्म 4A, ठीक है, 4A और 4B, ठीक है, 4A और 4B ऐसे फॉर्म है जिस पे आपको DM को भी भेजना है, ठीक है। CIM RIM DM तीनों को भेजते हैं, ठीक है। और अगर कोई मर जाता है, ठीक है, अभी पहले मर जाएगा या फिर बाद में कभी मर जाता है, तो उसके लिए कंपनसेशन अथॉरिटी को भेजते हैं। और वहीं अगर डेंजरस अकरेंस अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी भेजना है, ठीक है। और 4B मतलब आप तो अपने सबसे पहले आपने इंटीमेशन दे दिया, ठीक है। और हाँ, आपने तुरंत 4th तो RIM को बता दिया, फिर बाद में जो आप बता रहे हैं RIM CIM DM को, इसको 24 घंटे के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर, ठीक है। तो एक दिन के अंदर आपको बता देना है। 4th तो तुरंत RIM को बताना, फिर 24 घंटे के अंदर आपको इनको बताना है, कम CIM RIM DM कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंस्पेक्टर इलेक्टर, ये 5 लोग हैं। इनमें से दो जो है आखिरी के ऑप्शन है, 3 को भेजना ही भेजना है। फॉर्म 4B, पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन किल्ड कितने दिन पे भेजेंगे, ठीक है। देखो, आप हो सकता है कि चीज़ों की कंफर्मेशन होने में कि भैया कितने लोग मरे हैं, इसके पता चलने में थोड़ा टाइम लगता होगा। तो ये तुरंत इसको 24 घंटे के अंदर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कोई इंजरी होती है तो उसके लिए समय लगता है। क्योंकि तो कोई व्यक्ति जैसे मर गया तो उसके 7 दिन के अंदर आपको बताना है CIM RIM DM ने पहले पहले बताया था कि तीनों को भेजेंगे कि हम कोई मरा है। DM को पता होना चाहिए कि उसकी जिले में कोई हादसे से लोग मर रहे हैं, उसको पता चलना चाहिए। तो 7 दिन के अंदर CIM RIM और DM इन तीनों को हम भेजेंगे, ठीक है। और हाँ, अब 4B में हमने पर्टिकुलर्स ऑफ किल्ड भेज दिया। किल में क्या भेजेंगे, 7 दिन के भीतर। अब फॉर्म 4C में आ जाओ, आप कोई व्यक्ति हो सकता है कि वापस भी आ जाए, मौत के मुँह से वापस आ जाए, तो अब उसको जल्द बताना मतलब जल्दबाजी वाला काम नहीं। कोई व्यक्ति वापस आ गया है, हो सकता है वापस आने के बाद भी उसको कुछ हो जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिले बताया गया है। 15 दिन के अंदर आप जब व्यक्ति इंजरी से वापस आता है तो आपको उसको इन्फॉर्म करना है CIM और IM को, ठीक है। यहाँ पर DM की बात नहीं है कि गई है। 4C में CIM और RIM को ही भेजना है बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रेगुलेशन नंबर 9 में दिया गया है फॉर्म 95। ये 95 से भी आप याद कर सकते हो। फॉर्म 5 जो है इस पे दिया गया है नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिसीज। इसको सेक्शन 25 के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिसीजेस, ठीक है। विदिन 3 days ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है ओनर एजेंट और मैनेजर भेजेंगे CIM RIM DM। ये देखो, ये तो कन्फर्म है कि किसी इंसान को कोई मर गया है, उसको नोटिफाइड डिसीज हो गया, तो DM को पता होना चाहिए कि उसके ज़िले में कोई बीमारी फैल रही है। CIM RIM DM को भेजेंगे, इंस्पेक्टर मेडिकल को भेजेंगे, और कॉम्पिटेंट कंपनसेशन अथॉरिटी। अब यहाँ पर जो इंस्पेक्टर मेडिकल और कंपनसेशन अथॉरिटी है, ये ऑप्शनल नहीं है, उनको भेजना ही भेजना है। मतलब फॉर्म 5 में 5 लोग को भेजना है। ये अच्छा बन रहा है एक आपको बोलने का कि फॉर्म 5 में 5 लोगों को भेजेंगे, CIM RIM DM, इंस्पेक्टर मेडिकल, कंपनसेशन अथॉरिटी, और इन्फॉर्मेशन मिलने के ओनर एजेंट मैनेजर 3 दिन के अंदर अंदर भेज देंगे। सबसे कम तो मतलब 4th में के बाद एक दिन के अंदर 4A का है, उसके बाद 3 दिन का डेटा ये है, ठीक है। रेगुलेशन 117 में फॉर्म 6 दिया गया है। फॉर्म 6 मतलब पॉइंटिंग आउट कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ठीक है। तुरंत मतलब 4th आप जो कंट्रीब्यूशन बताएगा RIM CIM 15 दिन के अंदर CIM और RIM को जो भी आपको कंट्रीब्यूशन देगा उसको रिप्लाई देना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का रिप्लाई कितने दिन में देते हैं, 15 दिन में, ठीक है। और फॉर्म 7 जो कि दिया गया है रेगुलेशन 28 में। फॉर्म 7 कहाँ दिया गया है, रेगुलेशन 28 में। इसमें दिया गया है रेगुलेशन मैनेजर की चार्ज रिपोर्ट, ठीक है।
अब आ जाते हैं, हाँ ये चीज़ है, इसको एक बार ध्यान से याद कर लेंगे कि CMR का तो हमको याद रहता है कि ये 27 नवंबर 2017 को आया था। वही एक्ट रूल्स बाकी ये कब 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 आए हैं ये भी याद करना। तो सही CMR से सबसे पुराना है हमारा एक्ट, ठीक है, सबसे पुराना है एक्ट, सब एक्ट ही सबसे पहले आया था ना। तो एनेक्ट एक्ट आया था 1952 में, ठीक है, 1952 में 15 मार्च को एनेक्ट हुआ था और एनफोर्स हुआ था 1 जुलाई को, ठीक है, 15 मार्च को एनेक्ट हुआ था। और 3 मतलब समझ लीजिए मार्च अप्रैल मई जुलाई, मतलब 3 महीने का टाइम लिया था, 45 दिन का मैं इनका ड्राफ्ट पे जो भी पे वो होगा आवेदन आपत्ति, उसके बाद 45 दिन के अंदर अंदर लागू कर दिया। 1 जुलाई 1952 को उन्होंने लागू कर दिया, ठीक है। रूल्स जो है 1952 के बाद 1955 में रूल्स आए, ठीक है, एक्ट के बाद आया रूल्स, ठीक है, सबसे मेन रूल आया, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के जो रूल्स है, ठीक है, रूल्स है वो आए, ठीक है। उसके बाद VT रूल आया, ठीक है। रूल्स के बाद के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग को दिया गया, ठीक है। और ट्रेनिंग के साथ साथ क्रैशर रूल्स भी लाया गया, ठीक है। और रूल्स जो है, देखो रूल्स जो है जैसे कि एक्ट जो है 1 जुलाई 1952 इन्फोर्स हो गया, हाँ वही उसके बाद आया रूल्स। तो रूल्स 2 जुलाई को आया, ठीक है, 1 जुलाई को 1952 को आया एक्ट, और 2 जुलाई 1955 को आया रूल्स, ठीक है। और वहीं 2 जुलाई को रूल्स आ गया। उसके बाद आया हमारा रेस्क्यू रूल, ठीक है, रेस्क्यू रूल आया 1966, ठीक है, रेस्क्यू 1966, ठीक है। 55 के बाद 66, 55 के बाद 66, ठीक है। 1955 के बाद आया 1966, 1955 के बाद आया 1966, ठीक है। वीटी रूल, ठीक है। और वही 2 जुलाई को आया था, ये 22 मार्च को आया, 2 जुलाई को आया था रूल्स, और 22 मार्च को आया VT रूल्स, ठीक है। रेस्क्यू रूल्स जो है वो आए हैं है 22 मार्च, 29 मार्च 1985, ठीक है, को आया था, एक्ट आया था। उसका जो एप्लीकेशन हुआ है वो 2 अप्रैल 1985 को है, ठीक है। अब जैसे कि दो दो का सीरीज से आप याद कर सकते हो कि दो तारीख का ही कहानी चल रही है मोस्टली, ठीक है। 2 अप्रैल को 1985 रेस्क्यू कब किया गया था, 1985 को किया गया था, ठीक, इससे याद कर सकते हैं। पिटहेड बाथ रूल मतलब ये रूल्स के बाद आया होगा, 1959 में आया, ठीक है, 1959 में आया पिटहेड बाथ रूल्स, ठीक है। क्रैशर रूल आया था VT रूल्स के साथ साथ, ठीक है। क्रैशर रूल्स आया था VT रूल्स के साथ साथ, मतलब अब वोकेशनल ट्रेनिंग में बड़े बच्चों को जो आ रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे जो माइंस के अंदर, उनको ट्रेनिंग दे दी। अब छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग देना, तो उसके लिए 1966 में साथ में क्रैशर रूल्स ले आए थे, ठीक है। अब आते हैं जो डेटा जो हमको दिया गया है फॉर्म्स में, ठीक है, याद करने के लिए, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेते हैं। तो फॉर्म्स में जो डेज का डेटा दिया गया है उसको याद करते हैं कि फोर्थ विथ तुरंत तुरंत हम हमको कब कब हमको फॉर्म भेजना है, ठीक है। तो आफ्टर ओपनिंग हमको तुरंत 1B के अंतर्गत इन्फॉर्म करना है CIM RM DM को, ठीक है। और जो फोर्थ फिर उसके बाद आता है डेंजरस अकरेंस, ठीक है। डेंजरस अकरेंस में भी हमको फोर्थ फिर बताना है, ठीक है। दो जगह हो गया, ओपनिंग के बाद फोर्थ फिर, डेंजरस अकरेंस के बाद फोर्थ फिर। 24 घंटे के अंदर जब हमारा DO हो चुका है, ठीक है, उसके 24 घंटे के अंदर किस किस को बताना है, CIM RM DM को बताना ही बताना है। और कंपनसेशन अथॉरिटी और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ये ऑप्शनल है, तो अगर अप्लाई होंगे तो करेंगे। अब आ जाएंगे तीन दिन में फॉर्म्स में, 3 दिन में के अंदर किस किस में अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म 5 में करते हैं, रेगुलेशन 9 के अंदर नोटिफाइड डिसीजेस, ठीक है। फॉर्म क्या बोलते हैं 7, ठीक है, 7 दिन और 3 दिन का डेटा फॉर्म्स में कहाँ है, ठीक है, बताइए। तो 7 दिन फॉर्म्स में कब देना है, 7 दिन के अंदर जब आप क्लोजर अबंडन डिस्कॉन्डेंस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके पहले नहीं, पहले तो आपको 30 दिन पहले का डेटा है, ठीक है। पर करने के बाद मतलब इसकी कि जब आप ओपनिंग कर चुके हैं तो आपका आपने तुरंत बताया ना फोर्थ विथ, तो वैसे ही कि आफ्टर CAD AD
आपको 7 दिन के अंदर बताना है क्लोजर अबंडेंट डिस्कंटिन्यूअस के 7 दिन। हाँ, कुछ अल्टरेशन करते हो आप, ठीक है, कि आप किसी का नाम चेंज कर दिया आपने, ओनर चेंज कर दिया, एड्रेस चेंज हो गया, अपॉइंटमेंट हुआ, टर्मिनेशन किया फॉर्म 2 के अंदर, तो वहाँ पर आपको 7 दिन के अंदर भेजना है डेटा। ये भी भेजने मतलब करने के बाद, ठीक है, करने के बाद, ठीक है, इसको थोड़ा कन्फर्म करना करने के बाद कि करने के पहले इसको थोड़ा कन्फर्म कर लेना। 7 दिन अगर हम पर्टिकुलर्स ऑफ किल्ड, ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ किल्ड फॉर्म 4B के अंदर पर्टिकुलर्स ऑफ अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो तुरंत तो मरेगा नहीं, तो हो सकता है कि कुछ कुछ दिन सर्वाइव करे, तो 7 दिन के अंदर पर्टिकुलर्स ऑफ किल्ड भेजना है, ठीक है। 7 दिन का डेटा कहाँ पे है? आफ्टर क्लोजर अबंडेंट डिस्कंटिन्यूअस, आफ्टर अल्ट्रेशन फॉर्म 2 में कोई भी अल्ट्रेशन करने के बाद 7 दिन का दिन पर्टिकुलर्स ऑफ किल्ड, ठीक है। कोई मर जाता है तो 7 दिन के अंदर आपको बताना है, ठीक है। 15 दिन में कहाँ दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति वापस आता है इंजरी के बाद, तो फॉर्म सी में पे CIM और RM को बताएंगे 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर रिप्लाई देंगे हम फॉर्म 6 का, हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशंस का। 15 दिन का डेटा सिर्फ दो जगह है फॉर्म्स में, फॉर्म्स जहाँ हमको कॉन्ट्रीब्यूशन कर हमको रिप्लाई देना है, और किसी इंजरी हुई है वो व्यक्ति जब वापस आ जाता है, ठीक है। अब 1 मंथ का डेटा हमको दिया गया है। जब 1 मंथ या फिर 30 दिन का डेटा, तो मैंने बताया था कि मोस्टली वन में ही दिया गया है फॉर्म 1 में, कि 1 मंथ दिया गया है 1A में है जहाँ हमको ओनर एजेंट मैनेजर भेजेगा CIM RM IBM DM को फॉर्म 1B जो है 30 दिन के अंदर, 30 के अंदर। ये सब बिफोर का डेटा है, ये पहले भेज देना है, 30 दिन 1 महीने के पहले ही भेज देना है। 1B मतलब रीओपन के लिए, C और D मतलब क्लोजर और डिस्कंटिन्यूअस मतलब पहले ही ओनर एजेंट मैनेजर भेज देगा CIM RM और DM को। आफ्टर 30 डेज उनका डेटा कहाँ है, ठीक है। ये तो 30 डेज जो था बिफोर वाला है। आफ्टर 30 डेज का डेटा दिया गया है क्लोजर अबंडेंस और डिस्कंटिन्यूअस में, मतलब ये आपने कर दिया उसके 30 दिन के नहीं यार, ये भी बिफोर ही होगा, ठीक है, ये भी बिफोर ही होगा। अगर आपको करना है, ठीक है, अबंडेंस क्लोजर डिस्कंटिन्यूअस, तो उसके 30 दिन के पहले आपको बता देना है कि आप इस ACD कुछ भी करने वाले हैं, ठीक है। और साथ जब आप कर चुके हैं तो वहाँ पर आपको 7 दिन के अंदर बता देना है कि हमने क्लोजर अबंडेंट डिस्कंटिन्यूअस कर चुका है, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो आई हैव अबंडेंस क्लोजर और डिस्कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके 3 अलग अलग केसेस बताए गए हैं इस पर, है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको ध्यान से देख लेते हैं कि फॉर्म 3, ठीक है, फॉर्म 3 में जब हम कुछ अबंडेंस क्लोजर डिस्कंटिन्यूअस करते हैं, वहाँ पर हम भेजते हैं 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर, ठीक है। एक फॉर्म 3 में हो गया, एक फॉर्म 1 में भेज रहे हैं, है 1 और 1C और 1D में, ठीक है। एक फॉर्म देखो ACD का डेटा अबंडेंट क्लोजर और डिस्कंटिन्यूअस का डेटा सिर्फ हम 2 टाइम भेजते हैं, एक एनुअल रिटर्न में और दूसरा जब हम फॉर्म 1 में, ठीक है। फॉर्म 1 में C और D जो है बोल रहे हैं 1 और C और D, ये बिफोर मतलब बिफोर भेजेंगे 30 दिन पहले CIM RM DM को, ठीक है। और वहीं जब हम क्लोजर अबंडेंट क्लोजर डिस्कंटिन्यूअस कर चुके हैं, ठीक है, अपने 30 दिन पहले बता दें, अगर आपने किए नहीं हो, ऐसे भी सकता है हमने भेज दिया और हमने किए नहीं, इसलिए कंफर्मेशन के लिए कि आपने कर दिया उसके 7 दिन के भीतर आपको CIM RM DM को फिर से, ठीक है, जिन जिनको पहले भेजा था वहाँ उनको फिर से बताना है। 30 दिन पहले बताया था, 7 दिन पहले बाद भी बताना है, ठीक है। तो ये 3 केस है। और हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फॉर्म आप तो भेज रहे हो, फॉर्म के साथ साथ हो सकता है कुछ भेजना पड़े, तो देखो जब फॉर्म
वन ए है, इस पर बहुत सारा डेटा भेजना पड़ता है। तो इस पर वो डेटा तो भेजते ही हैं मोस्टली। ये वही डेटा होता है जो सर्फेस प्लान पे दिया गया। तो सर्फेस प्लान तो भेजना ही है, के साथ साथ आपको सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बना के भेजना है, ठीक है। फॉर्म 1A में क्या क्या भेजना है? एस एम पी कौन से फॉर्म के साथ भेजते हैं? फॉर्म 1A में, ठीक है। सबसे पहले जब खदान खोल रहे हैं तो SMP भेजते हैं। फॉर्म फॉर्म 1C जो है और 1D है, इसके साथ साथ आप क्या क्या भेजेंगे? मतलब क्लोजर और डिसकंटिन्यूस कर रहे हैं तो आप क्या 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 भेजेंगे उसके साथ साथ? तो आप भेजेंगे रीज़न ऑफ क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूस, हम किस लिए कर रहे हैं, क्या 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 कोई एक्सीडेंट हो गया है, पानी भर गया है, कोई पैसा ख़त्म हो गया, कुछ भी, हाँ, क्या क्या बंद कर रहे हो और क्यों बंद कर रहे हो, और कितने नंबर ऑफ पर्सनस लाइकली टू अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये आप भेजते हो CI RI और DM को DM को बताएंगे आप कि आपने क्लोजर डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया है इसके साथ साथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन लाइकली टू अफेक्ट कौन से फॉर्म पे भेजेंगे? फॉर्म 1C और 1D में, ठीक है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस किस केस में किस किस को भेजना है, ठीक है। तो जैसे कि DM को आप हम कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। DM को हम कहाँ कहाँ भेजना है ये याद कर लेते हैं। वन 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 वाले पूरे जो फॉर्म है उस पर तो हम भेज ही रहे हैं, ठीक है। वन वाले पूरे जो फॉर्म है उस पर हम भेज ही रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और 3 में भेज रहे हैं, ठीक है, 4 में भेज रहे हैं और 5 में भेज रहे हैं। 3 में मतलब एनुअल रिटर्न भेज रहे हैं। 4 में 4A और 4B ही भेज रहे हैं। 4C मतलब रिटर्न कोई बंदा चोटिल होकर वापस आ चुका है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है। 4A और B ही जा रही है कोई डेटा चेंजेस अकरेंस हुआ है और कोई मरा है। और 5 मतलब कोई डिसीज़ हुई है तो उसका डेटा जा रहा है। कंपोनेंट अथॉरिटी फॉर कंपनसेशन को कब हम दे रहे हैं? 4A में जब कोई मर गया है डेथ, या फिर फॉर्म 5 में है जब कोई डिसीज़ हो गई है, ठीक है। इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल को हम कब भेजते हैं? 4A में भेज रहे हैं। इंस्पेक्टर मेडिकल को कब भेज रहे हैं? 5 में। और CI और RI मतलब वैसे तो हर जगह पे हम भेज ही रहे हैं है CI और RI का, मगर सिर्फ और सिर्फ CI और RI को भेज रही है इन्फॉर्मेशन। ये कहाँ पर है? फॉर्म 2 में। फॉर्म 2 में हम सिर्फ और सिर्फ CI और RI को ही भेज रहे हैं, ठीक है। पूरी जो इन्फॉर्मेशन वो CI RI को ही कन्वे हो रही है कि क्या 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 नाम पे चेंज हुआ है, क्या अल्ट्रेशन हुआ है, कोई माइन ऑफिशियल चेंज हुआ, उसका एड्रेस चेंज हुआ, ये सब सिर्फ और सिर्फ CI RI को ही जा रहा है, ठीक है। इस पर प्लस फॉर्म 2 मतलब नोट, ठीक है। ये बात तो दिमाग में बार बार घुसा देना है, ठीक है। अब चेंज ऑफ ओनरशिप का भी यहाँ पर बहुत जगह कन्फ्यूजन है कि जहाँ केस ऑफ चेंज इन ऑफ ओनरशिप का जो केस है उस केस में क्या क्या करना पड़ता है। तो जब आप चेंज ऑफ ओनरशिप कर रहे हो, ठीक है, तो आप जैसे आपने कर चुका, ठीक है, आपने कर दिया अपने, हाँ, चेंज ऑफ ओनरशिप कर दिया। उसके 30 दिन में करने के बाद एनुअल रिटर्न आपको 30 दिन के अंदर अंदर भेज देना है, ठीक है। चेंज ऑफ ओनरशिप होने के 30 दिन के भीतर भीतर आपने एनुअल रिटर्न भेजना है, ठीक है। और 2B, ठीक है, 2B मतलब आपका चेंज ऑफ ओनर ही होता है। चेंज ऑफ ओनर वहाँ पर 7 दिन के अंदर आपको भेजना है, ठीक है। ये तो बहुत यहाँ पर चेंज ऑफ ओनरशिप आप करेंगे तो सबसे पहले 2B ही भेजेंगे। और उसके बाद साथ साथ में आपको कोई ये एनुअल रिटर्न भी भेज देना है 30 दिन के अंदर। साथ साथ में नहीं, मतलब 30 दिन आपको रिटर्न भेजने के ज़्यादा टाइम मिल रहा है और तुरंत तो आपको सबसे पहले 2B भेजना है 7 दिन के अंदर। उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न भेजना है। उस पर ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है कि चेंज ऑफ ओनर कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो बताया गया है कि अगर कोई मेंबर चेंज हो रहा है एसोसिएशन का, कोई पार्टनर चेंज हो रहा है किसी फर्म का कोई डायरेक्टर चेंज हो रहा है किसी प्राइवेट कंपनी का, या फिर कोई शेयर होल्डर चेंज हो रहा है किसी प्राइवेट कंपनी का, तो इन चारों चीज़ जो है ना, हाँ, इन चारों ही केस में अगर कोई चेंजेस होता है तो वो चेंज ऑफ ओनर ही कहलाएगा, ठीक है। और एक चीज़ दी गई है जो हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और यहाँ पर भी 7 दिन का डेटा है, ठीक है। हाँ, ये है कि जब आपने चेंज कर लिया है, ठीक है, कि बाद में ठीक है, आपने जब चेंज कर लिया है, चेंज ऑफ ओनर हो गया है तो जो पुराना ओनर है उसका जो एजेंट है, या फिर जो नया ओनर है उसका जो एजेंट है वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। जो पुराना ओनर है वो प्लान्स सेक्शंस जो भी है वो नए ओनर को ट्रांसफ़र किया जाएगा।
और जब ये ट्रांसफ़र जो है चेंज इन ओनर के विदिन विदिन 7 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके भी जब ये हो जाए, ठीक है, जब भी हो जाए तो पहले आपने बताया था कि ये आप फॉर्म 2B में पे कि आप चेंज इन ओनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं बाद में आपको 7 दिन के अंदर करना है, और 7 दिन के अंदर हो गया तो तुरंत आपको फोर्थ वे, ठीक है, CI और RI, ठीक है, सिर्फ CI और RI, IBM और DM को नहीं जा रहा है चीज़, ठीक है। CI और RI को पता चल जाना चाहिए कि आपने कि पुराने ओनर ने न्यू ओनर को प्लान सेक्शन रिपोर्ट्स रिकॉर्ड पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दिया है, ठीक है। ये 7 दिन का डेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हम बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर देते हैं।